हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी ट्रिपल्स का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है या फिर मई में होने वाला है, आप सभी रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। समय होता है शाम 8:30 बजे, तो शाम 8:30 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec-byfesh.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम के लिए या फिर मई एग्जाम के लिए या फिर ट्रिपल सी जून एग्जाम के लिए हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप सभी को वहां पर देव 10 कूपन कोड अप्लाई करना है। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ट्रिपल सी जून बैच ज्वाइन करेंगे तो आप सब के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है, यानी जो 399 का बैच है उसे केवल 299 का कर दिया गया है। तो ये लॉन्चिंग ऑफर हमेशा रहता है जब भी आप बैच ज्वाइन करते हैं। अभी ट्रिपल सी जून एग्जाम में ये चल रहा है। जो भी बच्चा 10 अप्रैल तक बैच को ज्वाइन करेगा तो उसको हमने अभी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद में ये बैच भी 399 का हो जाएगा। और ट्रिपल सी जून एग्जाम में आपकी जो क्लास है वो 10 अप्रैल से आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है। अब ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो डीमैट अकाउंट होता है वो किससे संबंधित होता है ना। तो डीमैट अकाउंट का संबंध किससे है? सेविंग अकाउंट से संबंध है इसका, बिजनेस से है, ट्रेडिंग से है या सैलरी से है? सही जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीमैट अकाउंट किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सबको याद रखना है। देखिए, डीमैट अकाउंट कब ओपन होता है? जब आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग से संबंधित है। अगर कोई शेयर्स वगैरह आप परचेज करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो इस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? तो सिम के बारे में आप सब जानते हैं। अब सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है? अब क्या पूछा है, कौन सा इसमें ऐसा है जो निम्न स्तरीय भाषा का एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में कौन सा इसमें आता है? देखिए, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज को समझें तो आपको पता है मुख्यतः दो प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल और हाई लेवल, ये दो प्रकार की आपकी लैंग्वेज होती हैं। अगर आप देखें, जैसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सी इसमें लो लेवल है, तो यहाँ ऑप्शन डी है आपका, असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए असेंबली लैंग्वेज, दूसरा इसमें कौन सा होता है? एक इसमें असेंबली होता है और दूसरा इसमें होता है मशीन लैंग्वेज। ये दोनों कैसी हैं? लो लेवल है। तो पहला कौन सा हो गया? असेंबली लैंग्वेज, दूसरा हो गया मशीन लैंग्वेज। ये दोनों कैसी हैं? लो लेवल कैटेगरी की लैंग्वेज हैं। बाकी अगर हम सी की बात करें, प्रोलॉग की बात करें, कोबॉल की बात करें, तो ये सब कैसी लैंग्वेज हैं? ये सब आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, हाई लेवल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? अगर कोई भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो उसको रन करवाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? अब देखिए, यहाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? शॉर्ट में इसको HTML लिख सकते हैं। तो अगर HTML लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमें रन करवाना है तो आप कैसे करोगे? राइटर, वर्डपैड, ब्राउज़र या नोटपैड? क्या होगा इसका सही जवाब?
सही जवाब है ऑप्शन डी नोटपैड। आप इसे नोटपैड पर चला सकते हैं, नोटपैड, ठीक है। यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी? यहाँ पर सॉरी, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राउज़र होगा। देखो यहाँ पर रन करने की बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को कहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद उसको हमें रन करवाना है, मीन उसको हमें देखना है कि हमने जो भी कंटेंट बनाया है वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ये हमने आपको नोटपैड बता दिया। ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे ब्राउज़र होगा। यानी जो भी HTML में आपने कोड किया है उसको हम ब्राउज़र की हेल्प से देख सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम ब्राउज़र में रन करवा सकते हैं। और HTML का कोड लिखने की जब बात होगी तो नोटपैड हो जाएगा, नोटपैड प्लस प्लस हो जाएगा और वर्डपैड भी हो जाएगा। आप वर्डपैड पर भी जो HTML का प्रोग्राम है उसको लिख सकते हैं। बस आपको जब सेव करना है तो .html में सेव करना होता है, .html में आपको सेव करना होगा। उसके बाद आप इसे ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही आप .html में सेव करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्राउज़र का जो आइकन है वो बन जाएगा, जो भी ब्राउज़र आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नोटपैड ना हो करके आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी ब्राउज़र। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? क्वेश्चन 5 कहता है आप किस प्रकार से, यानी किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अगर आपको पैसे किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो निम्न में से किसका इस्तेमाल करके भेजा जा सकता है? तो आप सब जानते हैं, अगर हम इंटरनेशनल पैसा भेजना चाह रहे हैं तो हमें एक कोड की आवश्यकता होती है, जो कि होगा स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड के द्वारा ही हम भेज सकते हैं। अब स्विफ्ट कोड के साथ साथ में IFSC कोड की भी आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि कौन से कोड का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए स्विफ्ट कोड होना ही चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्विफ्ट कोड, ठीक है। लैन कार्ड को जाना जाता है। अब देखिए जो लैन कार्ड होता है वो क्या होता है? लैन कार्ड को जाना जाता है इंटरनेट कार्ड, NIC, मैक, या इसमें से कोई नहीं। तो जो लैन कार्ड होता है वह एक NIC कार्ड होता है। लैन कार्ड मतलब NIC। अब NIC का मतलब क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और लैन कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी आप इसे बोल सकते हैं। और इसी लैन का, इसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक पता बोल सकते हैं, मैक एड्रेस बोल सकते हैं। ये मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है, या 6 बाइट का भी आप कह सकते हैं। 48 बिट या 6 बाइट का होता है, ठीक है। चलिए, और लैन को हम इथरनेट के नाम से भी जानते हैं, इथरनेट, ठीक है। इथरनेट वाला शब्द आएगा तो ध्यान रखना है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? इथरनेट होता है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा अलग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? इसमें से अलग कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, लिनक्स और पावर पॉइंट में कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है? यहाँ पर जल्दी से बताइएगा। जो साथी क्लास में अभी भी जुड़े हैं सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे जब भी कोई नई क्लास हो, ठीक है। वर्ड, एक्सेल और लिनक्स पावर पॉइंट में कौन सा भिन्न है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लिनक्स। क्योंकि लिनक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक OS है आपका लिनक्स। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी कैसे हैं? सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सभी कैसे सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लिनक्स की बात करें तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी है? फेसबुक पर लाइव वीडियो की समय सीमा, फेसबुक पर कितने टाइम तक लाइव रहा जा सकता है? आंसर इज 8 आवर। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। RSS का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन 9 में आपको आंसर देना है। RSS का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है?
व्हाट इज द फुल नेम ऑफ RSS? यहां पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये RSS का पूरा नाम होता है। निम्न में से ट्विटर का पुराना नाम क्या है, यानी ओल्ड नेम क्या है? तो ट्विटर का ओल्ड नेम आपको बताना है। अब ऑप्शन को थोड़ा समझना है। स्टेटस दिया है, ट्वीट दिया है, मैसेंजर दिया है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। देखिए, जब भी आपसे ट्विटर का ओल्ड नेम पूछता है तो ऑप्शन में यहाँ कहीं TWTTR नहीं दिया है, जो हम हर बार आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ स्टेटस दिया है, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, स्टेटस भी इसका पुराना नाम है। कई बार स्टेटस आता है ऑप्शन में, बट मोस्टली आपको देखने को मिलेगा TWTTR, यही ट्विटर का पुराना नाम है। बट अगर ये नहीं दिया गया है तो आप स्टेटस पर भी क्लिक कर सकते हो, इसे भी करेक्ट कर सकते हो। दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से विश्व का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? जवाब करिएगा। अब यहाँ ग्राफिकल नहीं लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोजाइक। आप सबको पता है, अगर हम देखें दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर तो वो कौन सा है? मोजाइक है। ये कैसा है? ग्राफिकल वेब ब्राउजर है ना, दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। बट अगर यहाँ ऑप्शन में जब ऐसे पूछें, ग्राफिकल ना दिया हो और ऑप्शन में अगर वर्ल्ड वाइड वेब दिया गया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में मोजाइक को आप करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपका सही जवाब मोजाइक हो जाएगा। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? अगर हम ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? जवाब करिएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है? तो आंसर इज SMTP। अब SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म याद रखना है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ SMTP आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से एक वायरलेस टच स्क्रीन जिसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किसे जानते हैं? मोबाइल, जॉयस्टिक, टैबलेट या मैकबुक? निम्न में से एक वायरलेस टच स्क्रीन जिसे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका टैबलेट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? अब इसमें क्या बताना है? सभी तो ईमेल प्रोटोकॉल हैं, बट एक ऐसा नहीं है, एक ऐसा है जो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। अब देखिए, ईमेल में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका SMTP हमने बताया, दूसरा आपका POP3 होता है और तीसरा आपका IMAP होता है। मुख्यतः ये प्रोटोकॉल ईमेल में आपके इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक ध्यान रखना है, PGP करके भी होता है, प्रेटी गुड प्राइवेसी इसका मतलब होता है। तो ये भी इसी से संबंधित है, रिलेटेड है, अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना है PGP। ठीक है, तो यहाँ देखो ये सब तो है, बट IP आपका नहीं है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी मेल में इस्तेमाल होने वाले हमने यहाँ टाइप कर दिए हैं या लिख दिए हैं, इनको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से टेलीग्राम के फाउंडर कौन हैं? क्या बताना है? टेलीग्राम के फाउंडर कौन हैं, बताइए। ये फाउंडर्स नेम आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर फाउंडर्स नेम की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर D ऑप्शन हो जाएगा, A और C। देखिए, पवल डुरेब एंड निकोलाई डोरोब, ये दोनों क्या हैं? टेलीग्राम के फाउंडर हैं। और टेलीग्राम किस प्रकार का एप्लीकेशन है? एक IM का एग्जाम्पल है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस में इथरनेट का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अभी हमने इथरनेट के बारे में बात की, तो आई होप आप सब बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इथरनेट किस में उपयोग होता है? तो सिंपल है बहुत, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। लैन में होता है, हमने पहले ही बताया, लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। और अगर हम इंटरनेट की बात करें कि भाई इंटरनेट किस में इस्तेमाल होता है, इंटरनेट, तो आप बताएंगे सर वैन में होता है। तो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें इंटरनेट होता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें इथरनेट होता है, इसे इथरनेट कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी? 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी? जवाब करिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.44 MB 1.44 MB
का साइज होता है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, 3.5 इंच यहाँ पे आपका होगा सही। अगला सवाल है एम कवच से क्या आशय है। एम कवच से क्या समझते हैं, इससे क्या आशय है, ये आपको बताना है। एम से आप क्या समझे, तो आपने कहा सर एम से हम मोबाइल समझे। कवच से क्या समझे, कवच से हम सिक्योरिटी समझे, सुरक्षा समझे। तो एम कवच का मतलब क्या हुआ, मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल सुरक्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा, मोबाइल सिक्योरिटी एप्लीकेशन है एक एम कवच, ठीक है, जो आपके मोबाइल की सुरक्षा करता है। अगर एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होगा। अगर एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब ओपन हैं तो कंट्रोल W से क्या होगा, कंट्रोल W से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज्ड ऑल टैब यानी सारे टैब क्लोज हो जाएंगे, क्लोज्ड ब्राउज़र, ब्राउज़र बंद हो जाएगा, क्लोज्ड करंट टैब, जिस टैब पर आप हैं वही क्लोज होगा केवल, या फिर इसमें कोई सही नहीं है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है आपका राइट आंसर, कौन सा सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोज्ड करंट टैब, करंट टैब बंद हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है कि ये समझ आपके ना आया हो सवाल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ब्राउज़र की। तो देखिए यहाँ पर समझना है थोड़ा सा आपको, जैसे मान लिया आप अपने कंप्यूटर पर किसी ब्राउज़र को ओपन किए, फॉर एग्जांपल के लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन किया, तो जब गूगल क्रोम आपका ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से ये ऊपर जो होता है एड्रेस बार होता है और ये टैब होता है, जैसे टैब वन, यहाँ पे वन लिखा मैंने, ये टैब आपका है और यहाँ पर गूगल आपका ओपन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, ये हो गया। आपने यहाँ प्लस का बटन एक छोटा सा लगा होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक टैब और हो जाएगा ओपन, दूसरा। तो एक टैब में कुछ और ओपन किया, अगले में कुछ और ओपन कर लिया, ऐसे फिर से आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो तीसरा वाला फिर से ओपन हो जाएगा। तो 3 टैब ओपन हो गए। अभी हम तीसरे टैब पे हैं। अब अगर हम कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो ये तीसरा वाला क्लोज हो जाएगा, फिर से करेंगे तो दूसरा वाला क्लोज हो जाएगा, यानी जो करंट टैब होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। एक ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड से क्या आशय होता है। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है ब्राउज़र में, आप अगर इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ एक प्राइवेट मोड होता है, ऑप्शन वी हो जाएगा प्राइवेट मोड। कैसे, देखिए आप जब भी कुछ ब्राउज करते हैं तो वो हिस्ट्री जो है ना आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है, हिस्ट्री आपकी ब्राउज़र में सेव होती रहती है। मतलब यह है कि आप जो भी सर्च करते हैं वो सब सेव रहता है कि आपने किस टाइम पर क्या क्या सर्च किया, क्या क्या देखा आपने ब्राउज़र में, ब्राउजिंग क्या की। बट अगर आप चाहते हैं कि ये हिस्ट्री सेव ना हो तो आप इनकॉग्निटो मोड का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के घर पर गए या किसी के यहाँ गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए, कोई फ्रेंड के यहाँ गए या आपके यहाँ आया और आपको उसका लैपटॉप यूज़ करना है, कुछ टाइम के लिए कुछ काम करना है और आप नहीं चाहते हैं कि आप जो काम करें वो उस व्यक्ति को पता लगे कि भाई क्या काम आपने किया है, तो आप ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप जो भी ब्राउज करेंगे है ना, तो वो आपके फ्रेंड को या आपके रिलेटिव को नहीं पता लगेगा जिसका लैपटॉप आपने यूज़ किया है। तो अगर कभी भी किसी की शॉप पर जाते हैं, किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं, कभी भी किसी दूसरे का लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कोशिश करना है कि आप इनकॉग्निटो मोड का ही इस्तेमाल करें, है ना, ताकि आपकी जो हिस्ट्री है वो वहाँ पर सेव ना हो। तो यहाँ ये प्राइवेट मोड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। 21 में आपको बताना है डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ है, मीन किससे संबंधित है। तो डिजी लॉकर तो एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, सरकारी एप्लीकेशन है और ये किससे संबंधित है, मीन किससे जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब यह है कि डिजी लॉकर में जो सर्विसेज हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है ना। विदाउट आधार कार्ड हम डिजी लॉकर की सभी सर्विसेज का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगला सवाल है SED से क्या तात्पर्य होता है। 22 में आपको आंसर देना है SED से क्या तात्पर्य होता है। जब आप करिएगा तो यहाँ पर स्ट्रीम एडिटर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, स्ट्रीम एडिटर। अगला सवाल है निम्न में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरुआत की गई। किस बैंक ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या ICICI बैंक, ICICI बैंक, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। 24 कहता है इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा
प्रदान किया जाता है? आपको इंटरनेट कनेक्शन कौन प्रदान करता है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? इंटरनेट कनेक्शन कौन प्रदान करता है? तो आपने कहा सर ISP। क्या होगा? ISP, इसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न है, आधार से लेन देन में eKYC लगाना जरूरी होता है? अगर आप आधार से लेन देन कर रहे हैं तो eKYC लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? eKYC लगाना जरूरी है का मतलब पता क्या होता है? eKYC लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पे फिंगर आपको अपना यूज करना पड़ेगा, है ना, थंब इम्प्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर आप आधार से लेन देन करते हैं तो आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना ही पड़ेगा, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को ही शामिल किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे और क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है इसको लाइक करना है और सभी बच्चों को शेयर करना है, ताकि जिनका CCC का एग्ज़ाम आगे होने वाला है उन तक भी ये क्लास पहुँच पाए। ये आपकी पहली क्लास थी। रेगुलर आप सभी को 8:30 बजे क्लास को ज्वाइन करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ से CCC वाईफाई स्टडी सर्च कर सकते हैं। और जिनको CCC की कंप्लीट तैयारी करनी है तो आपको उस बैच को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है आप सब के लिए, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो लगभग वहाँ पर 3000 से 3500 रुपये आपके खर्च होते हैं, तब जाकर आप ऑफलाइन में स्टडी कर पाते हैं। लेकिन वही कंटेंट से वही चीज़ें और उससे बेटर हम यहाँ पर आप सबको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं और रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास देते हैं, जिन्हें आप कई बार देख सकते हैं। कोई चीज़ आप पे समझ नहीं आ रही है उसको आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। वो सारा कंटेंट आप सबको मात्र 399 में ही हम प्रोवाइड करते हैं। ये वन टाइम फीस होती है, कोई यहाँ मंथली चार्ज नहीं है, यानी 399 रुपये में ही केवल आप 3500 वाला कोर्स अगर कर लें तो कितना ही अच्छा होगा। और इससे मुझे लगता है और कम में हम क्या ही कर सकते हैं। जब ऑफ़र आता है आपके लिए, जैसे बैच जब नया लॉन्च होता है तो उस पर भी हम काफ़ी डिस्काउंट रखते हैं। जैसे आपको पता है अभी जो जून वाला बैच है उस पर इसमें भी 100 रुपीज़ डिस्काउंट है, यानी केवल और केवल 299 का ही बैच है। तो 299 रुपये में आप सभी का कंप्लीट हम कोर्स कराते हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी क्लास कराएंगे। थ्योरी क्लास में जो आपके चैप्टर वाइज क्लास होंगे, यानी टॉपिक वाइज सारे क्लास होंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर हम MCQ भी क्लास कराएंगे जो टॉपिक वाइज होंगे, जो आपके चैप्टर वाइज होंगे। कुल मिलाकर के आपके CCC एग्जाम में टोटल 9 चैप्टर हैं, जिन्हें हम थ्योरी में भी कवर करेंगे और साथ ही साथ MCQ में भी कवर करेंगे। और सभी क्लास आपके बाइलिंगुअल होंगे, सभी PDF नोट्स रहेंगे। इस बैच के अंदर इसी प्राइस पर हम आप सभी को अपनी सभी ई बुक्स दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, सभी ई बुक्स उनका ही प्राइस 299 से ज़्यादा चले जाएगा, है ना। जो भी हमारी ई बुक्स हैं अगर आप उनको परचेज करते हैं तो उसी का प्राइस 299 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बैच बहुत शानदार है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। बट समय से आपको बैच लेना है। अगर समय से बैच ज्वाइन करते हैं, सभी क्लास करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो निश्चित आप अपने एग्जाम को टॉप करेंगे। निश्चित आप अपने एग्जाम को यस ग्रेड में, ए ग्रेड में, बी ग्रेड में पास कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जहां पर बच्चों ने यस ग्रेड से और एग्जाम को ए ग्रेड से क्वालिफाई किया है। बशर्ते अगर आप चीज़ों को समझते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, तो निश्चित आप सभी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और जो साथी बैच ज्वाइन कर चुके हैं, आप सभी को पता है CCC जून एग्जाम के लिए जो हमारा क्लास है ना, वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यानी क्लास आपके बैच में अभी वहाँ पर कोई क्लास नहीं है, 10 अप्रैल से वहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगा। CCC मई एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास 9 PM पर शुरू हो गई हैं, तो रात 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है CCC मई बैच में। जिनका भी मई में एग्ज़ाम है, आप मई वाले बैच में आ सकते हैं। और वहाँ पर अभी जो रिकॉर्डेड क्लास हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग चैप्टर नंबर 5 तक रिकॉर्डेड क्लास आपके आ चुके हैं। और अभी हमने जल्दी ही कल से ही आपका स्टार्ट किया है लाइव क्लास CCC मई बैच में, जिसमें कल पहला क्लास कराया गया था, आज उसका दूसरा क्लास होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।